ओके तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स अगेन। होप सो आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ मोहम्मद अहमद एंड आई एम फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। आई गॉट 191 मार्क्स इन UHS MD का 2024 विद एन एग्रीगेट ऑफ 96.1136। सो आज हम बात करेंगे MD कैट बायोलॉजी के हवाले से कि हम किस तरह उसकी प्रिपरेशन करें, किस तरह उसको डिकोड करें कि हम इसमें मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकें। सो विदाउट एनी डिले लेट स्टार्ट। सो आई विल बी डिस्कसिंग द फॉलोइंग की पॉइंट्स इन दिस सेशन। देखो, सबसे पहले मैं बात जो करूँगा वो ये है कि स्मार्ट वर्क इन अ राइट डायरेक्शन इज़ मच मोर इफेक्टिव एज़ कम्पेयर टू हार्ड वर्क इन एवरी डायरेक्शन। देखो, हार्ड वर्क तो कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स करते हैं, लेकिन क्या सब अपने ड्रीम को अचीव करने में काबिल मकसद हासिल कर लेते हैं? नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि आप हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क को भी इनकलकेट करो, सो डैट आपको एक प्रॉपर पाथवे बताओ और उसको फॉलो करते हुए आप अपने मकसद को हासिल कर लो। सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले हम जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो ये है कि हमने अपनी बायोलॉजी की प्रिपरेशन किस तरह करनी है। सो MD कैट 2025 का जो सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग बायोलॉजी जो है वो MD कैट की बैकबोन बन चुकी है। वो किस तरह? इट कंप्राइजेज अबाउट 45% ऑफ योर MD कैट टेस्ट। लाइक 180 MCQs में से 81 MCQ सिर्फ आपको बायो में से आने हैं। सो इट मीन्स यू हैव टू एलोकेट प्रॉपर टाइम टू इट। आपको इसकी बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी सो डैट आप 81 में से मैक्सिमम स्कोर हासिल कर सकें। सो सबसे पहला पॉइंट जो MD कैट की बायोलॉजी की प्रिपरेशन में आता है वो आता है लेक्चर्स। यू हैव टू मेक श्योर कि आप एक अच्छे लेक्चर्स लें सो डैट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। बहुत से स्टूडेंट समझते हैं कि MD कैट की बायोलॉजी इज़ ऑल अबाउट क्रैमिंग। नो, इट इज़ ऑल अबाउट क्रैमिंग प्लस कॉन्सेप्ट्स। सो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए इट इज़ नेसेसरी कि आप लेक्चर्स लें, लेक्चर्स को अच्छे से लें। उसमें जो क्वेश्चंस आपके राइज होते हैं मेक श्योर टू क्लियर देम एज इट इज़। उसके बाद आ जाती है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो है स्ट्रॉन्ग बुक रीडिंग। बायो में बुक रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल है। अगर आप बुक रीडिंग नहीं करेंगे अच्छे से देन आप भूल जाएं कि आप 81 में से 81 हासिल कर सकते हैं। अब स्ट्रॉन्ग बुक रीडिंग में क्या आता है? स्ट्रॉन्ग बुक रीडिंग में आता है लाइन बाय लाइन बुक रीडिंग। आपने मेक श्योर करना है कि हर लाइन को केयरफुली रीड करो, आपको हर लाइन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब लेट्स सपोज आपको कोई लाइन समझ नहीं आ रही, देन हाउ टू टैकल इट। अब मैं किस तरह टैकल करता था? मुझे जब अपने MD कैट के टाइम में कोई लाइन समझ नहीं आ रही होती थी तो मैं उसको कॉपी किया और उसको चैट जीपीटी पे पेस्ट कर देता था और उससे कहता था कि मुझे इसे ईजी वे में समझाओ, और वो बहुत अच्छे से आपको एग्जांपल्स के साथ ईजी वे में उसको चीज़ को समझा देता है। बिकॉज आपके पास हर टाइम तो कोई पर्सन अवेलेबल नहीं होता कि आपके पास अगर कोई क्वेरी अराइज हुई है तो आप उसे फ़ौरन क्लियर कर सको। सो चैट जीपीटी इज़ द बेस्ट ऑप्शन, उस चीज़ को अवेल करो सो डैट आपका जो है आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होते रहें। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग बुक रीडिंग में आपके साइड बॉक्सेस आ जाते हैं। मेक श्योर कि आप साइड बॉक्सेस को निगलेक्ट ना करो। इसके अलावा डायग्राम्स जो हैं, डायग्राम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल होती हैं। बिकॉज डायग्राम की जो नीचे कंटेंट लिखा होता है ना, उसमें से अक्सर बहुत ज़्यादा MCQs बन के आ जाते हैं। लेट्स सपोज आपका सेल बायोलॉजी का चैप्टर है, PTB के रेफरेंस से मैं बात करूँ, वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम के नीचे एक लाइन लिखी हुई है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन की जो क्रिस्टीन फोल्डिंग्स होती हैं वो किसकी बनी होती हैं? वो बनी होती है लिपोप्रोटीन की। सो ये आपका MCQs आ सकता है। अब अगर बच्चे ने वो लाइंस को अच्छे से रीड नहीं किया होगा तो हो सकता है कि उसका MCQs गलत हो जाए। सो मेक श्योर कि डायग्राम के नीचे जो लाइंस लिखी हैं उनको आपने बहुत अच्छे से रीड करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स आ जाती हैं। आपके जो भी एग्जांपल्स हैं, लाइक लेट्स सपोज वायरसेस वगैरह के एग्जांपल्स हैं, वो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए सो डैट आपके MCQs ईजिली क्लियर हो सकें। उसके बाद जो टेबल्स हैं उसमें से आपको MCQs बन सकते हैं। लाइक लेट्स सपोज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का एक टेबल है, उसमें से आपको पूछा जा सकता है कि भाई इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की जो है परसेंटेज कितनी है, ऑर्गेनिक की कंपोनेंट्स की परसेंटेज कितनी है। इसके अलावा आपके पास जितने भी टेबल्स हैं ना हर चैप्टर में, आपने मेक श्योर करना है कि उनको भी अच्छे से आप टाइम दो। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने लगा हूँ वो ये है कि डीलिंग मल्टीपल टेक्स्ट बुक्स को हमने किस तरह डील करना है। अब MD का 2025 जो है वो नेशनल लेवल पे होने जा रहा है। नेशनल लेवल पे इस तरह नहीं कि आपके जो है सब प्रोविंसेस का एक सिंगल पेपर हो। नेशनल लेवल पे इस तरह कि PMDC जो क्वेश्चन बैंक बना रहा है दैट विल बी ऑन नेशनल लेवल। इट विल इंक्लूड MCQs फ्रॉम ऑल द प्रोविंसेस। सो ये वक्त की ज़रूरत है कि आपको दूसरी टेक्स्ट बुक्स को भी जो है पढ़ना पड़ेगा। अब इतनी ज़्यादा टेक्स्ट बुक है, 5 प्रोविंसेस हैं, हम उनको किस तरह डील करें? सो उसका बेस्ट सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। सो उसका सोल्यूशन ये है कि आपने अपनी प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक के साथ ना आप एक ऐसी टेक्स्ट बुक यूज़ कर लो, एक ऐसी प्रिपरेशन बुक यूज़ कर लो जिसमें बाकी सारे प्रोविंसेस को कंपाइल किया गया है। लाइक आजकल मार्केट में ऐसी बहुत सी अच्छी बुक्स आ चुकी हैं जिसमें दूसरे प्रोविंसेस को एट अ सिंगल प्लेस कंपाइल किया गया और बहुत अच्छे से किया गया। जैसे मास्टर बुक बायोलॉजी है, इसके अलावा बायोलॉजी अनरेवल्ड है, नेशनल बायोलॉजी पे तारिक साहू है। आप अपनी प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक के साथ वो जो है एक सिंगल बुक यूज़ कर सकते हो सो डैट आपका टाइम भी सेव हो और आप कम टाइम में दूसरे प्रोविंसेस को भी कवर कर सको। अगर मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मैंने मास्टर बुक बायोलॉजी को यूज़ किया था। अब बहुत से स्टूडेंट जो हैं घर पे बैठ के तैयारी कर रहे होते हैं, सो उनके लिए मैं कुछ लेक्चर रिसोर्सेज उनको बता देता हूँ।
लेक्चर रिसोर्सेज में बायोलॉजी गार्डियन एक बहुत अच्छा लेक्चर रिसोर्स है। अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे प्रोविंसेस से पॉइंट्स कवर हो जाएं, देन बायोलॉजी गार्डियन इज़ वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर रिसोर्सेज। मैंने पर्सनली भी इनके कुछ लेक्चर्स लिए हैं। इसके अलावा डॉक्टर सुहेल के लेक्चर्स, ये वन शॉट लेक्चर्स हैं। अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं बायो की, सो दीज लेक्चर्स आर क्वाइट इफेक्टिव। इसके अलावा डॉक्टर आसिम के लेक्चर्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें 3D एनिमेशंस की, 3D एनिमेशन मैंने यहाँ क्यों मेंशन किए, देखो बायो का जो है ना उसमें आपके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आते हैं। लाइक अगर हम साइनेप्सिस की बात कर लें, तो अगर आप उस चीज़ को 3D एनिमेशन के थ्रू समझ लोगे ना, इसके अलावा नर्व इम्पल्स है, आपको 3D एनिमेशन के थ्रू समझ लोगे किस तरह रेस्टिंग में ब्रेन पोटेंशियल, एक्शन में ब्रेन पोटेंशियल में कन्वर्ट होता है, सारे फेजेस, हाइपर पोलराइजेशन, पोलराइजेशन वगैरह। अगर आप 3D एनिमेशन में समझ लोगे तो आपको वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से मेमोरी में रिटेन रहेगी और एक लॉन्ग टाइम तक आपकी मेमोरी में रिटेन रहेगी। बिकॉज इंसान की पिक्टोरियल मेमोरी बहुत अच्छी होती है। अगर आप लिखी हुई चीज़ आपको अक्सर भूल जाती है, लेकिन आपने अगर कुछ चीज़ पिक्चर के थ्रू आपको दिखा दी जाए ना, वो लंबे अरसे तक आपके दिमाग में रहती है। सो मेक श्योर कि अगर आपको कोई कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा तो उसकी 3D एनिमेशन देखो, ठीक है। सो डैट वाज अबाउट बायोलॉजी प्रिपरेशन। अब मैं एक और पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ, वो है नम्स के हवाले से, कि नम्स में हमने बायोलॉजी को किस तरह प्रिपेयर करना है। देखो जो नम्स की बायोलॉजी है ना, अगर आप चाहते हो कि उसमें मैक्सिमम स्कोर आए, फुल स्कोर आए, तो उसके लिए आपने पीटीबी और एफटीबी, ये दो बुक्स मोर देन इनफ होंगी इसके लिए। आप इन दोनों को अगर अच्छे से आपने रीड किया होगा ना, स्पेसिफिकली एफटीबी को, बिकॉज नाम्स जो है वो फेडरल को स्पेसिफिकली फॉलो करता है। आपने अगर फेडरल की बुक को बहुत अच्छे से गोल के पिया हुआ है ना, देन आप नम्स की बायोलॉजी आपके लिए हलवा बन जाएगी। अगर हम नम्स का वैसे बात करें, ट्रेंड तो एमसी पेपर बहुत ईजी आता रहा, लेकिन नम्स 2024 जो था, डेट वॉज क्वाइट टफ। लेकिन वो टफ उन स्टूडेंट्स के लिए था जिन्होंने बुक रीडिंग अच्छे से नहीं की हुई थी। जिन स्टूडेंट्स ने बुक रीडिंग बहुत अच्छे से की हुई थी, लाइन बाय लाइन बुक रीडिंग की हुई थी, उनके लिए भी नाम 2024 बिल्कुल ईजी था। अगर हम नाम 2024 के टॉपर देखें, 98.1% मार्क्स हैं उसके। डैट मीन्स कि उसने बुक रीडिंग अच्छे से की। इस तरह और भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं, मेरे अपने फेलोज हैं, इनके 96% से अबव मार्क्स हैं। सो आपने जो है नम्स की अगर तैयारी अच्छी करनी है, सो फेडरल की टेक्स्ट बुक को मेनली जो है ना आपने बहुत अच्छे से रीड करना है, ठीक है। अब हम फर्दर मूव करते हैं कि हमने अपने नोट्स किस तरह बनाने हैं। बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि हम नोट्स किस तरह बनाएं। देखो बायो के नोट्स ऐसे नहीं बनाने कि आपने पूरी की पूरी बुक छाप के अपने नोट्स में लिख ली, उसका कोई फ़ायदा नहीं। आपने मेक श्योर करना है कि अपने नोट्स को अल्ट्रा कंसाइज बनाओ। कोई लंबे पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप कीवर्ड्स लिखो, वो चीज़ें लिखो जिससे आप पूरा कॉन्सेप्ट ट्रिगर कर दे। लाइक जिस तरह मैंने यहाँ पे आपके साथ दो एग्जांपल्स शेयर किए हैं, यहाँ पे मेन बातें लिखी हैं एंजाइम्स की। अगर आप इनको रीड कर ले तो आपको पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। सो इस वे में आपने कोशिश करनी है अपने नोट्स बनाएं, ठीक है। इसके अलावा कोशिश करें फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल करें, बिकॉज फ्लो चार्ट्स में चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से रिटेन रहेंगी। लाइक यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस है, उसमें एसेंशियल और नॉन एसेंशियल जो है हमारे पास स्ट्रक्चर्स, उसके मैंने एक फ्लो चार्ट बना दिया, ठीक है। अब ये फ्लो चार्ट आपको बहुत अच्छे से दिमाग में अगर बैठ गया ना, तो ये आपको लंबे अरसे तक याद रहना है। इसी तरह जो है आप जो है डायग्राम्स बनाएं। लाइक साइनेप्सिस का कॉन्सेप्ट है, आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है उसके पॉइंट्स, आप सिंपल उसकी डायग्राम बनाओ, डायग्राम के थ्रू आपको सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सिंबल्स और एब्रीवेशंस का इस्तेमाल करें, सो डैट आपके नोट्स कंसाइज बने। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप देने लगूँ कि हम जो स्टूडेंट लेक्चर ले रहे होते हैं, उस लेक्चर्स में आप किस तरह उस लेक्चर को मज़ीद इफेक्टिव बना सकते हो। वो इस तरह बना सकते हो कि आप लेक्चर लेने से पहले ना वो एक टॉपिक अपनी दफ़ा अपनी प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक से रीड कर लो। जब आप रीड कर लोगे तो लेक्चर में आपको बहुत से पॉइंट ऐसे नज़र आएंगे जो टीचर बता रहा है कि वो आपकी टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी लिखे होंगे, वो आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ वो पॉइंट्स लिखोगे जो जो नहीं है, जो आपकी टेक्स्ट बुक में प्रेजेंट नहीं है। हो सकता है वो डिफरेंट प्रोविंसेस से हो, वो टीचर अपने से बता रहा हो। सो वो पॉइंट्स आप लिखोगे, वो आपके मतलब एक तो कंसाइज नोट्स बनेंगे, आपका टाइम भी सेव होगा, और एक बहुत अच्छे से आपकी इस तरह प्रिपरेशन हो सकती है। ये सारी चीज़ें आपको लास्ट मंथ और लास्ट नाइट की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा फुल लेंथी नोट्स बनाने लग जाओगे ना, तो वो चीज़ आपके लिए इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि नोट्स जो है ना, वो नोट्स ना, बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं वो स्टैटिक नोट्स बनाने लग जाते हैं, लेकिन उनको उन नोट्स में चीज़ें याद नहीं होती। आपका मेन मकसद होता है कि आपने जो नोट्स में चीज़ें लिख रहे हो आपके दिमाग में स्टोर होनी चाहिए। वो सिर्फ आपके कागज़ की जीनत बन के नहीं रह जानी चाहिए, बल्कि वो आपके ब्रेन में स्टोर होनी चाहिए, और वही चीज़ फिर आपको आगे जाके हेल्प करेगी, ठीक है। सो अब अगर हम आगे बात करें कि हमने प्रैक्टिस कब करनी है और किस तरह प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सो एमडी कैट में बेसिकली हमारे पास दो फेजेस आते हैं, एक प्रिपरेशन फेज़ होता है और एक टेस्ट सेशन फेज़ होता है। पहले 2 मंथ्स ऑलमोस्ट प्रिपरेशन फेज़ चलता है और फिर आखिरी 2 मंथ्स जो है टेस्ट सेशन फेज़ चलता है। सो प्रिपरेशन फेज़ में आपका मेन फोकस होना चाहिए प्रिपरेशन। जब तक प्रिपरेशन स्ट्रांग नहीं होगी, आप प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर सकते, आप एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा रॉन्ग होते रहेंगे, आपका मोरल डाउन होगा, स्ट्रेस होगा, टेंशन होगी। सो प्रिपरेशन फेज़ में मेन फोकस रखें अपना
कि आपने जो है अच्छी प्रिपरेशन करनी है। उसके साथ प्रिपरेशन फेज में प्रैक्टिस किस तरह कर सकते हैं, आप अपने पास कोई एक प्रैक्टिस बुक रख लें और आपने बस जब एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया अपनी प्रिपरेशन फेज में, तो आपने उसी के एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लेने हैं। इसके अलावा जब आप ऑफ कोर्स कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया हुआ है, आपने कोई अकेडमी ज्वाइन की है, तो वहाँ पे बीच में आपके टेस्ट आते रहते हैं, तो वो जो टेस्ट में आपको एमसीक्यूज दिए जाते हैं वो आपकी प्रैक्टिस ही होती है। सो प्रिपरेशन फेज में आपने इस तरह प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आता है हमारा टेस्ट सेशन फेज, दैट इज द मेन फेज जहाँ पे आपकी प्रैक्टिस को आपने जो है उसको पढ़ लगाने हैं, ठीक है। तब आपने जो है मेन प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज तब तक आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी हुई है। और आपने तब चीज़ों को रिवाइज करना है, तो रिवीजन में कम टाइम लगता है ऑफ कोर्स। तो तब आप जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो किस तरह कि तब आप कोई एक और प्रैक्टिस बुक सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज एक प्रैक्टिस बुक तो आपने प्रिपरेशन फेज में सॉल्व कर ली। इसके अलावा आप तब डिफरेंट अकेडमीज़ के टेस्ट को देखो, लाइक अगर आप एक स्टेप्स के स्टूडेंट हो तो आप किप्स के टेस्ट सॉल्व कर लो, स्टार्स के टेस्ट सॉल्व कर लो, सो डैट आपको डिफरेंट एमसीक्यूज़ की वैरायटी का जो है आइडिया हो। अब डिफरेंट अकेडमी के टेस्ट जो है मैंने टेस्ट सेशन फेज में कहने का क्यों कहा है कि आप इधर क्यों सॉल्व करो, बिकॉज देखो डिफरेंट अकेडमी के टेस्ट आपको जो ड्राइव्स वगैरह में मिल जाते हैं उसमें एक प्रॉपर आंसर की नहीं दी गई होती, अक्सर आंसर्स रॉन्ग भी होते हैं। लेकिन टेस्ट सेशन फेज आते आते तक आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी होती है कि आपको ऑलरेडी पता लग चुका होता है कि भाई ये एमसीक्यूज की रॉन्ग है। सो आप इट्स बेटर कि आप डिफरेंट अकेडमीज के टेस्ट तब सॉल्व करें, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि प्रैक्टिस रिसोर्सेज कौन से यूज़ करने हैं, तो आप किप्स की प्रैक्टिस बुक यूज़ कर सकते हो, स्टार्स की कर सकते हो, ग्रिप की कर सकते हो। आई विल सजेस्ट कि आप वो प्रैक्टिस बुक्स यूज़ करें जिसमें साथ एक्सप्लेनेशन भी गिवन हो, ठीक है। बिकॉज अगर एक्सप्लेनेशन नहीं गिवन होगी तो उस प्रैक्टिस बुक का कोई फ़ायदा नहीं। एक क्वालिटी प्रैक्टिस बुक वही होती है जिसमें एक अच्छी एक्सप्लेनेशन भी गिवन हो। इसके अलावा अकेडमीज़ के टेस्ट और जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए साइड एम डी कैट का LMS एक फ्री रिसोर्स है, वो भी उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप जो आपने प्रैक्टिस में अपने दिमाग में रखनी है वो है मिस्टेक नोटबुक बनाना। देखो जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई चैप्टर प्रैक्टिस किया, उसमें जो मिस्टेक्स हो गई ना आपकी, कोशिश करें कि आप उन एमसीक्यूज को जो है सेपरेटली नोट डाउन कर लो, सो डैट जब आप उस चैप्टर को दोबारा कभी रिवाइज करो तो उसके साथ उसकी मिस्टेक्स को भी रिवाइज कर लो। बिकॉज एमडी कैट में जो बच्चा अपने वीक एरियाज को अपनी स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करने पर काम करता है ना, वो इन द एंड कामयाब हो जाता है। लेकिन जो स्टूडेंट अपने वीक एरियाज को इग्नोर करता रहता है, वो टिल द वेरी एंड उसके वीक एरियाज ही रहते हैं, और एमडी कैट के पेपर में फिर अगर उस तरह के एमसीक्यूज आ जाएं तो वो फिर गलत कर देते हैं। सो मेक श्योर कि अपने वीक एरियाज पे काम करें, और इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप अपनी मिस्टेक बुक बनाएं, ठीक है। उसके बाद अगर हम फर्दर मूव करें कि इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टीपल रिवीजन, तो बायो एक जो है बहुत ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। सो अगर आप चाहते हैं कि इसकी जो है अच्छी ग्रिप रहे, सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप इसकी मल्टीपल रिवीजन्स करें। जब आप मल्टीपल रिवीजन करोगे आपकी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से रिटेन होने लग जाएंगी, एक्टिव मेमोरी में ज़्यादा अच्छे से स्टोर होने लग जाएंगी चीज़ें। इससे ये होगा कि आपका जो है एमसीक्यू सॉल्व करते हुए कॉन्फिडेंस होगा कि भाई हाँ यही आंसर इसका, मैं इसको मार्क कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है कि जब आप सेकंड थर्ड रिवीजन कर रहे हो बायो की, सो एक्टिव रिकॉल मेथड यूज़ करो। ये मेथड आप सब सब्जेक्ट्स में भी यूज़ कर सकते हो। अब ये मेथड बेसिकली है क्या, देखो इस मेथड में आपने जो है लेट्स सपोज आपने कोई टॉपिक तैयार किया, उसको एक दफ़ा आपने पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, उस बुक बंद कर दी, उसके बाद आपने वो माइंड में सारा रिकॉल करने के भाई क्या क्या बातें की गई थी। इससे जो है आपके साइनेप्सिस स्ट्रांग होंगे उस टॉपिक के हवाले से, और वो चीज़ें बहुत अच्छे से रिटेन हो जाएंगी मेमोरी में। इसके अलावा शॉर्ट लिस्टिंग के हवाले से भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि शॉर्ट लिस्टिंग कब की जाए। देखो शॉर्ट लिस्टिंग बायो में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित हो सकती है, स्पेसिफिकली ड्यूरिंग योर लास्ट मंथ रिवीजन। जब आप अपनी लास्ट मंथ की रिवीजन कर रहे हो ना, और आपको लगे कि भाई ये चीज़ें जो हैं मुझे बहुत ज़्यादा भूल रही हैं, मैंने बहुत दफ़ा पीछे रिवीजन कर चुका हूँ लेकिन स्टिल मुझे ये चीज़ें भूलती हैं, कोशिश करो उनको सेपरेटली नोट डाउन कर लो। लाइक एक पेज पकड़ो, एक पेज पे आपने लेट्स सपोज आप जो है नर्वस कोऑर्डिनेशन का चैप्टर कर रहे हो, उसमें से आपको चीज़ें भूलती जा रही हैं कुछ ना कुछ। सो वो पॉइंट्स, सिर्फ वो ही पॉइंट जो आपको बोलते हैं वो आपने शॉर्ट लिस्ट कर लेने हैं। अब ये पॉइंट्स आपको किस तरह हेल्प करेंगे, ये पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे इन द एंड जब आप अपनी लास्ट वीक की रिवीजन कर रहे होगे। तो लास्ट वीक में अपने आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप प्रॉपरली जो है अपना 100% सिलेबस जो है रिवाइज कर सको। सो आप जो है अपने शॉर्ट लिस्टिंग पॉइंट्स को मेनली फोकस करोगे, बिकॉज बाकी चीज़ें तो आप मल्टीपल रिवीजन्स करके बहुत अच्छे से याद कर चुके हुए हो, लेकिन जो पॉइंट्स भूलते थे उनको अगर आप अपने इस तरह शॉर्ट लिस्ट करके लास्ट वीक में रिवाइज करोगे तो उससे आपका एमडी कैट में जो है स्कोर इंक्रीज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे, बिकॉज आपने वीक एरियाज पे काम कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटजीज। देखो आपको बायो के 81 MCQs आने हैं, और पर MCQs हमारे पास
ऑलमोस्ट 1 मिनट होता है, ठीक है। आपने इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। बहुत से एमसीक्यूज होंगे कि वो आपके 15-20 सेकंड में भी सॉल्व हो जाएंगे, और बहुत से एमसीक्यूज होंगे जो 1 मिनट से भी ज़्यादा लगा सकते हैं। सो इस वे में जो है चीज़ें कंपनसेट हो जाती हैं। अब इसके अलावा पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटजीज में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपने पेपर को 3 राउंड्स में सॉल्व करना है। 3 राउंड्स किस तरह कि सबसे पहले आपने जो है, आपने देखा कि भाई इजी एमसीक्यूज आपको जो देखते ही पता लग गया कि ये इसका आंसर है, आपने मार्क कर दिया, ठीक है। इजी एमसीक्यूज, और जो एमसीक्यूज आपको नहीं समझ आ रहे, आपने 15-20 सेकंड लगाए हैं एक एमसीक्यूज पे, स्टिल आपको नहीं समझ आ रहा कि इसका आंसर क्या है, आपने उसको फ़ौरन छोड़ देना है। ये ना हो कि आप उसी एमसीक्यूज पे लगे रहो और आप अपना उस पर 5 मिनट का टाइम वेस्ट कर दो, फिर भी आपको ना आए और फिर आप छोड़ो और नेक्स्ट एमसीक्यूज पे मूव करो। देन आप अपना जो है स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई कर लोगे पेपर में। आपने उस एमसीक्यूज को फ़ौरन छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करना है, और जो आपको डाउटफुल एमसीक्यूज लगे उनको सर्कल कर लो, सो डैट आपने उन पे बाद में आना है। उन पे आना है आपने मीडियम राउंड में, जो राउंड 2 होगा मीडियम एमसीक्यूज के लिए। अब जो आपने एमसीक्यूज छोड़ दिए वे अब अपने राउंड 2 में करने हैं, ठीक है। राउंड 2 में भी बहुत से एमसीक्यूज होंगे। लेट्स सपोज आपसे 20 एमसीक्यूज छूटे हैं, उन 20 में से आपके 10-12 एमसीक्यूज सॉल्व हो जाएंगे। तब तक आपको चीज़ें रिकॉल हो चुकी होंगी, आप उन पर थोड़ा सा टाइम लगाओगे। लेकिन 8-9 एमसीक्यूज ऐसे हो सकते हैं जो आपको स्टिल नहीं आ रहे होंगे, वो आपने दोबारा छोड़ देने हैं, और वो आपने छोड़ देने हैं राउंड 3 के लिए। बिल्कुल एंड पे जाके आपने वो करना है। तो उन एमसीक्यूज़ को हम किस तरह कर सकते हैं? उन एमसीक्यूज़ को आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू यूज़ मतलब सॉल्व कर सकते हो, कि जो आपको लगे कि भाई ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, वो आपने जो है एलिमिनेट कर देनी है। फिर आपके पास एंड पे हो सकता है 2 ऑप्शन बच जाएं, तो उन 2 ऑप्शन में से बेस्ट को चूज़ करना कदरे आसान हो जाता है। सो इस वे में जो है आपने पेपर को सॉल्व करना है, आपका पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा और आप मैक्सिमम मार्क्स अपने हासिल कर लोगे। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने बायो में कभी भी जो है उसका फॉल फॉर ट्रैप नहीं होना, वो ये है कि ऑलवेज, नेवर और एक्सेप्ट वाली स्टेटमेंट। बच्चों के बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज इस तरह के रॉन्ग हो जाते हैं कि वो ये चीज़ पढ़ते ही नहीं कि एमसीक्यूज में लिखा होता है एक्सेप्ट। आपने केयरफुली स्टेटमेंट को रीड करना है। आपके पास बेतहाशा टाइम होगा, टाइम की फिक्र नहीं करनी है आपने। आपने एक एमसीक्यूज को प्रॉपर टाइम देना है, उसके स्टेटमेंट को केयरफुली रीड करना है, और फिर आपने जो है उसका करेक्ट आंसर की तरफ जाना है। इसी तरह विच ऑफ द फॉलोइंग नोट वाली ऑप्शंस को भी आपने अवॉइड करना है। एक और चीज़ पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटजी में वो ये है कि बबल फीड सीलिंग, यानी ओ एम आर की टिप्स। आपने लेट्स सपोज एक पेपर है, एक पेज है, उस पर 10 एमसीक्यूज हैं। पहले पेज पे आपने वो सॉल्व कर लिए पेपर पे, आपने कोशिश करना है उसे फ़ौरन ही बबल शीट पे भी मार्क कर लो। बिकॉज अगर आप ये सोचो कि मैं पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद इकट्ठे जो है बबल शीट पे मार्क करूँगा, सो आप इस तरह जो है आपके बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज रॉन्ग हो जाएंगे। ये मिस्टेक मैंने अपनी पहली अटैम्प्ट में की थी कि मैंने पूरा पेपर पहले सॉल्व कर लिया था, उसके बाद जो है मैं आया था बबल शीट पे कि भाई अब मैं सारे बबल्स को फिल करूँगा। तब क्या हुआ था मेरे साथ, तब ये चीज़ हुई थी कि मैं फिर एमसीक्यूज पे ओवर थिंकिंग करने लग गया था, और बहुत से एमसीक्यूज ऐसे थे जो मैंने पहले सही मार्क दिए थे और बबल शीट पे मैंने गलत मार्क कर दिए थे। सो मेक श्योर कि आप जो है साथ साथ बबल्स को फिल करते रहो, सो डैट आपके पास एंड पे जो है ये आपके पास स्ट्रेस के लिए चीज़ नहीं बचे कि आपने बबल्स फिल करने। इसके अलावा बबल फिल करते वक्त डबल चेक ज़रूर कर लो क्वेश्चन को कि आप जो बबल फिल कर रहे हो वो प्रॉपर क्वेश्चन का ही कर रहे हो। अगर आप एमसीक्यू नंबर 10 का बबल फिल करने लगे हो, तो मेक श्योर एमसीक्यू नंबर 10 का ही कर रहे हो। ऐसे ना हो कि आप एमसीक्यू नंबर 10 का जो बबल 11 वाले में फिल कर दो। इस तरह आपकी सारी तरतीब खराब हो सकती है और आपका सारा पेपर, सारी पिछली मेहनत जो है वो बेकार जा सकती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमने आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस को किस तरह टैकल करना है। देखो, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हमारे पास दो कैटेगरीज के हो सकते हैं। एक तो बिल्कुल टोटली आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हो सकते हैं, और एक होते हैं हमारे सिलेबस रिलेटेड क्वेश्चन। अब टोटली आउट ऑफ रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना, उनको देख के आपने भी पैनिक नहीं कर जाना, बिकॉज वो क्वेश्चन सिर्फ आप अकेले के लिए नहीं आया। वो सारे जितने बच्चों ने, जितने 2 लाख बच्चों ने एमडी कैट देने हैं, वो एमडी कैट के सारे बच्चों के लिए जो है वो क्वेश्चन आया हुआ है। सो मेक श्योर कि आप उसको देख के पैनिक ना करो, रिलैक्स रहो। आपको नहीं समझ आ रही, उसको छोड़ सकते हो आप। लेकिन अगर आपको उसके बारे में थोड़ी बहुत नो हवा है, कोशिश करो उसको रिकॉल करो, बिकॉज वो एमसीक्यूज आउट ऑफ सिलेबस ऐसे तो नहीं ना कि आपकी उन्होंने इंडिया के नीट के पेपर से उठा के आपको सवाल दे दिया। ऑफ कोर्स वो आपकी एफएससी की टेक्स्ट बुक में से ही होगा, लेकिन उस चैप्टर में से हो सकता है जो आपके एमडी कैट में इंक्लूड नहीं है। सो अगर आपको थोड़ा बहुत याद आता है तो आप जो है लॉजिकल एलिमिनेशन करके, इसके अलावा उसको रिकॉल करके जो ऑप्शन आपको बेस्ट लगे वो मार्क कर सकते हो। लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। ऐसा ना हो कि आप उस पर 5-5 मिनट का टाइम वेस्ट कर दो, बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द केसेस इस तरह के जो एमसीक्यूज आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं, वो इन द एंड एमडी कैट की आती है ना, उसमें डिलीट कर दिए जाते हैं और सब बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे दिए जाते हैं, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप इस तरह के एमसीक्यूज से बिल्कुल परेशान ना हो। अब हम बात करते हैं सिलेबस रिलेटेड क्वेश्चन। देखो, सिलेबस रिलेटेड क्वेश्चन को आप आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं कह सकते। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एमडी का 2024 में एक एमसीक्यू आया था कि क्रोमोसोम की डिस्कवरी किसने की थी।
क्रोमोसोम की डिस्कवरी, अब ये बेसिकली हमारे पास चैप्टर नंबर 20 में से है, क्रोमोसोम एंड डीएनए में से। वहां पे मेंशन है कि क्रोमोसोम की डिस्कवरी किसने की थी। अब बच्चे कहेंगे कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, तब हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं था। लेकिन इट वाज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू योर सिलेबस। वो किस तरह के, आपने अपने सिलेबस में जेनेटिक्स वाला चैप्टर पढ़ रहे हो, जेनेटिक्स में आप पूरे चैप्टर में क्रोमोसोम क्रोमोसोम को डील करते हो, और आपको यही ना पता हो कि क्रोमोसोम की डिस्कवरी किसने की थी, तो क्या ये बात अच्छी है? नहीं अच्छी ना। सो इट मीन्स कि आपने जो है, जो जो रिलेटेड क्वेश्चन है, रिलेटेड टॉपिक्स हैं, उनको आपने प्रॉपर टाइम देना है। जेनेटिक्स वाला चैप्टर कर रहे हो तो उसके साथ क्रोमोसोम एंड डीएनए की भी बेसिक नो हाउ होनी चाहिए। इसी तरह अगर हम बात करें स्पॉट एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में, वहाँ पे हमारे पास स्केलेटन का टॉपिक है। अब स्केलेटन का टॉपिक हमारे पास सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं होता, लेकिन उसके एमसीक्यूज हमें एमडीके 2024 में भी देखने को मिले थे और पीछे भी देखने को मिले थे। वो किस तरह अब हमारे पास सिलेबस से रिलेट होता है। सिलेबस में ज्वाइंट्स का टॉपिक दे दिया है, ज्वाइंट्स में आप क्या पढ़ते हो? बॉन्स को ही पढ़ते हो ना। सो आपके पास बॉन्स की नो हाउ ही नहीं है कि हमारी बॉडी में कौन कौन सी बॉन्स हैं। सो आप किस तरह फिर जॉइंट्स को अच्छे से जो है मास्टर कर सकते हो। सो मेक श्योर जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको आप अच्छे से ज़रूर करें, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट माई टूडेज सेशन। होप सो इन पॉइंट्स से आपको फ़ायदा मिलेगा और आप इन चीज़ों को अप्लाई करके जो है बहुत अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। सो इन द एंड आई विल से कि अपने आप को कभी भी दूसरों के साथ कंपेयर ना करो। आपका कंपैरिजन अपने आप से होना चाहिए। आप मेक श्योर करो कि आप पिछले दिन जिस तरह के थे आप आज उस तरह के नहीं हो। डेली 1% अगर आप इम्प्रूव कर रहे हो, इट मीन्स यू आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। लेकिन अगर आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लग जाओगे ना, सो उसका नुकसान दूसरे को नहीं होगा, उसका नुकसान सिर्फ आपको ही होगा, ठीक है। सो कभी भी दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करना, और इन टिल द वेरी एंड, जब तक आप जीत नहीं जाते, मेहनत को नहीं छोड़ना, ठीक है। सो कीप वर्किंग हार्ड, इंशाल्लाह यू विल एस एमडी का 2025 एंड बेस्ट ऑफ लक।